हेलो दोस्तों, तो महारानी सीरीज सीजन 1 के पार्ट 1 में हमने देखा कि सीएम बीमा भारती अपने घर पे जाते हैं। वहां पे छठ की पूजा में वो शामिल होते हैं। वहां पे उन पे गोलियां चल जाती है और उन्हें तुरंत ही पटना हॉस्पिटल ले आए जाते हैं। वहां पे नवीन बाबू को देख के मिश्रा जी सीएम को तुरंत ही सीएम निवास पहुंचाने के लिए कहते हैं। वहां पे भूरा बाबू आते हैं और उनका रेजिग्नेशन मांगते हैं। भीमा जी अपना उत्तराधिकारी के रूप में अपने पत्नी रानी भारती को सीएम बनाते हैं। रानी भारती सीएम बनने पर कुछ खास खुश नहीं होती। वो सचिवालय नहीं जाती तब मिश्रा जी उन्हें जबरदस्ती ले आते हैं। आगे दिखाया गया था मुखिया को, जो कि बड़ी जाति के दल से होता है और वो लोगों को जातिवाद के खिलाफ भड़काता है। रानी भारती डीजीपी गौतम से मिलती है और उन्हें बीमा भारती पर गोलियां किसने चलवाई उसे पकड़ने के लिए कहती है। नवीन सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव करता है, तभी रानी भारती सचिवालय आती है और अपने अंदाज में विश्वास मत जीत लेती है। कहानी में हमें आगे दिखाया था कुंवर सिंह को डीजीपी गौतम के हाथ लग जाता है और डीजीपी गौतम कुंवर सिंह को पकड़ लेते हैं। आगे रानी भारती परवेश आलम से मिलती थी और वहां पे दाना घोटाला किसने किया उसके बारे में तहकीकात करने के लिए कहती है। उसके बाद रानी भारती दिवाकर से वित्त सचिव का पद छीन लेती है और अपने पास रख लेती है। बीमा भारती को ये मंजूर नहीं होता, तभी वो उन्हें ये ऑर्डर रद्द करने के लिए कहती है। उसी वक्त परवेश आलम का फोन आता है और वो उन्हें बताता है कि 958 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। कहानी में हमें आगे दिखाया है परवेश आलम को। परवेश आलम पशुपालन विभाग के सारे अधिकारियों को बुलाते हैं। जब वो अधिकारी परवेश आलम से कोऑपरेट नहीं करते तो उनमें से एक लाल बाबू होते हैं। परवेश आलम उनको पूछताछ करते हैं। लाल बाबू थोड़े घबराए हुए होते हैं, इसीलिए वो उन्हें सब कुछ सच सच बता देते हैं कि कैसे पशुपालन विभाग में सभी घोटाले हुए हैं। पशुपालन विभाग में सभी घोटाले सब लोगों ने मिलकर किया है, चाहे वो छोटे से छोटा आदमी हो या बड़े से बड़ा। और आखिर में वो ये भी बताते हैं कि ये सब कुछ हुआ है मंत्री जी के कहने से। मंत्री जी यानी कि पशुपालन विभाग के मंत्री प्रेम बाबू। आगे दिखाते हैं कि रानी भारती पशुपालन विभाग के मंत्री प्रेम बाबू के घर पे जाती है और उन्हें फोनिंग करती है और अपना रेजिग्नेशन देने के लिए कहती है, लेकिन प्रेम बाबू उन्हें गड़बड़ और गवाह समझ के मना कर देती है। तभी रानी भारती उन्हें बताते हैं कि आखिर सीएम क्या है और क्या कर सकते हैं। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। आगे कहानी में हमें दिखाया महामहिम को। महामहिम जो कि अपना जन्म दिवस मना रहे होते हैं, तभी सभी कलेक्टर और मंत्रियों वहाँ पे आ जाते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि सीएम ने हमें बर्खास्त कर दिया है, अगर आप चाहे तो आप उन्हें रोक सकते हैं। अब कहानी में हमें आगे दिखाया है सीए मैडम जब अपने घर पे आ जाती है तब बच्चों के साथ नाच गाना करती है और वो बहुत ही खुश हो जाती है। तभी वहां पे मिश्रा जी आते हैं और उन्हें सीएम के सामने खड़ा कर देते हैं। उस वक्त मिश्रा जी उन्हें बताते हैं कि आपने जो भी किया वो गलत किया है, आप पशुपालन मंत्री को इस तरीके से निकाल नहीं सकती। जब सीएम उन्हें बताती है कि मैंने जो भी किया वो सही किया, लेकिन तभी माँ बाबू उन्हें कहते हैं कि आप प्रेम बाबू को निकाल नहीं सकती और प्रेम बाबू इस्तीफा नहीं देंगे। अब कहानी आगे बढ़ती है। आगे हमें दिखाया है कि मीडिया में पशुपालन मंत्री के घोटाले के बारे में दिखाया जाता है। तभी प्रेम बाबू परवेश आलम को धमकी देने के लिए उनके ऑफिस जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम्हें तुम्हारी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, अगर तुमने कुर्सी नहीं छोड़ी तो मैं तुम्हें बिहार से बाहर निकाल दूंगा। कहानी में हमें आगे दिखाया नवीन बाबू को। नवीन बाबू इस न्यूज पे कटाक्ष करते हैं और ये न्यूज को देख के वो प्रेम बाबू का इस्तीफा डिमांड करते हैं और यहाँ तक ये भी कहते हैं कि अगर ये सरकार रही तो हमें आगे और भी घोटाले देखने के लिए मिलेंगे। अब कहानी में हमें आगे दिखाता है परवेश आलम को। परवेश आलम जो कि सीएम मैडम के ऑफिस में बैठे हुए होते हैं। सीएम मैडम उन पे बहुत ही गुस्सा होती है क्योंकि उन्होंने ये न्यूज को प्रेस में लीक कर दिया था। इस वजह से परवेश आलम को वो सस्पेंड कर देती है। परवेश आलम जा ही रहे होते हैं, तभी वो अपने पीए एंजनी को बताते हैं कि तू अपनी तरह से ऑनेस्टी रखना और ऑनेस्टी से काम करते रहना। अब हमें आगे प्रेम कुमार को दिखाया है। प्रेम कुमार प्रेस वालों को बताते हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा क्योंकि सरकार मुझसे चलती है और मेरे विधायकों से भी चलती है। अगर मैंने इस्तीफा दे दिया तो ये सरकार यहाँ पे ही गिर जाएगी। अब हमें आगे दिखाया है रानी भारती को। रानी भारती गांव में स्कूल में उद्घाटन के लिए जाती है। तभी वहां पे नवीन बाबू रानी भारती को अपने पास मिलने के लिए बुलाते हैं। वहां पे उन दोनों के बीच में बातचीत होती है और आखिर में नवीन बाबू उन्हें बताते हैं कि अगर आप प्रेम बाबू को बर्खास्त कर देंगे तभी मैं आपकी सरकार को नहीं गिरने दूंगा, क्योंकि मेरे 13 विधायक आपको समर्थन करने के लिए रहेंगे और आपकी सरकार को गिरने नहीं देंगे। रानी भारती सिंह उस वक्त थोड़ी दुविधा में होती है कि वो किसकी बात सुने। एक तरफ थे नवीन बाबू और दूसरी तरफ थे भीमा सिंह।
लेकिन तभी नाटक देखते हैं और नाटक में जब सीता हरण होता है उसे देख के उन्हें समझ में आता है कि एक ना एक दिन सीता को लक्ष्मण रेखा लागने ही पड़ी। कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। कहानी में हमें आगे दिखाया मुखिया को। मुखिया जो कि एमएलए आनंद त्रिवेदी के गांव में रुका हुआ होता है। वहाँ पे लेडी ऑफिसर आती है और इसमें निशिकांत को बताती है कि हमने मुखिया को देख लिया है, आप आइए और मुखिया को गिरफ्तार कर दीजिए। जब वो नहीं आते तब लेडी ऑफिसर शंकर महतो को खबर कर देती है। शंकर महतो उन्हें मना करते हैं और उनका इंतजार करने के लिए कहती है। लेकिन तभी जब मुखिया वहां से जाने लगता है तो लेडी ऑफिसर मुखिया को पकड़ने के लिए वहां पे जाती है, लेकिन तभी मुखिया और उसके आदमी उसे मार डालते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। तभी हमें यहाँ पे दिखाया है रानी भारती को। रानी भारती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है जहाँ पे वो 958 करोड़ का घोटाला करने के लिए प्रेम बाबू को बर्खास्त कर देती है और आखिर में वो बताती है कि आखिर सीएम क्या कर सकती है। जब रानी भारती ये प्रेस रिलीज कर रही होती है तभी प्रेम बाबू भीमा भारती के साथ होते हैं। मिश्रा जी प्रेम बाबू को कंसोल करते हैं और बताते हैं कि हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। जब वो भीमा भारती से मिलते हैं तो भीमा भारती उन्हें सांत्वना देते हैं और बताते हैं कि हम किसी भी आपको 6 महीने के अंदर मंत्रिमंडल के अंदर शामिल कर लेंगे। अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। कहानी में हमें आगे दिखाया है कि नवीन बाबू की यहाँ पे प्रेम कुमार आता है। नवीन बाबू प्रेम कुमार को जूते से बहुत ही मारते हैं और उन्हें देख के बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। वो उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना चाहते, लेकिन गौरी शंकर के कहने पर वो उन्हें माफ कर देते हैं। कहानी में हमें आगे दिखा है रानी भारती को। रानी भारती बहुत ही गुस्से में होती है क्योंकि नवीन बाबू ने प्रेम बाबू को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया था। वो उसके घर पे जाती है और उसे बात करती है, लेकिन तभी नवीन बाबू उन्हें वापस ये याद दिला देते हैं कि आखिर वो है तो अनपढ़ और गंवार। वहां से गुस्सा होके सीधा वो भीमा भारती के पास जाती है। तभी भीमा भारती उन्हें बताते हैं कि आपने हमारी सरकार को तबाह कर दिया। यहाँ तक कि वो उन्हें बताते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया, जिसने मुझ पर गोली मारी उसने या फिर आपने। ये सुन के रानी भारती बहुत ही दुखी हो जाती है और रोने लगती है। कहानी में हमें आगे दिखाया है डीजीपी को। डीजीपी सिद्धार्थ गौतम कुंवर सिंह से पूछताछ करते हैं। वो उसे किसी भी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कि भीमा भारती पर गोली किसने चलवाई, लेकिन जब डीजीपी गौतम से कुंवर सिंह कोऑपरेट नहीं करते तब वो उन्हें चाटा मारते हैं और उसकी पत्नी और उसके बच्चों को उसके सामने ले आते हैं। तभी कुंवर सिंह को बताते हैं कि शंकर मित्र मुखिया के आदमी और उनके परिवार को मार रहा है। अगर तुम मुझे बता दो कि गोली किसने चलवाई, वरना मैं इन्हें शंकर महतो के हाथ में दे दूंगा। और उसके बाद डीजीपी गौतम रानी भारती को कॉल करते हैं और उन्हें बताते हैं कि भीमा भारती पर गोली मुकुंद बिहारी शर्मा ने चलवाई है। कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। आगे हमें दिखाया शंकर महतो को, जो कि एसपी निशिकांत सिंह की जमीन को कब्जा कर लेते हैं और उसे मुखिया का पता पूछते हैं, लेकिन जब वो उसे नहीं बताता तब शंकर महतो उसे वहीं पर मार डालता है। कहानी में हमें आगे दिखाया है भीमा भारती को, जो कि गवर्नर के घर पे जा रहे होते हैं। वहां पे जाके भीमा भारती गवर्नर से पूछते हैं कि आखिर आपने हम पर गोलियां क्यों चलवाई। और जाते जाते महामहिम को वार्न भी कर देते हैं कि अगर हमारी सरकार पे आ जाए तो मैं प्रेस में बता दूंगा कि गोलियां आपने चलवाई। अगर मेरी सरकार नहीं रहेगी तो आपकी खुशी भी नहीं रहेगी। भीमा भारती गवर्नर ऑफिस से सीधा सचिवालय जाते ही उन्हें पता चलता है कि रानी भारती ने डीजीपी गौतम को मुकुंद बिहारी शर्मा को अरेस्ट करने के लिए कहा है। ये सुन के उनके गुस्सा आ जाता है और वो रानी भारती के अरेस्ट को रोक देती है। आगे बताया है कि वो पार्टी की मीटिंग बुलाते हैं और वहां पर मीटिंग के लोग चाहते हैं कि आखिर सीएम भीमा बाबू बन जाए। अब हमें आगे दिखाया गया है मचान बाबू, जो कि मुखिया को मिलते हैं और उन्हें वापस लक्ष्मणपुर बनाने के लिए कहते हैं। तभी मुखिया उन्हें बताते हैं कि कुंवर सिंह को छुड़वाने के लिए आप कुछ न कुछ कीजिए। कहानी में हमें आगे दिखाया गया है नवीन बाबू को। नवीन बाबू जो कि अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाते हैं और मीटिंग में किसको कौन सी पोस्ट मिलेंगी उसके बारे में सोचते हैं। तभी गौरी शंकर वहां पे आते हैं और उन्हें बताते हैं कि भीमा गवर्नर से मिल के आया है, शायद इस बार भी भीमा भारती ही शपथ लेंगे। कहानी में हमें आगे दिखाया गया है कि रानी भारती अपने घर पे जा रही होती है, तभी परवेश आलम का फोन आता है और वो उन्हें मिलने के लिए उनके घर पे चली जाती है। यहाँ पे परवेश आलम बताते हैं कि ये दाना घोटाले के पीछे जो मेन कल्प्रिट है वो है राज्यपाल गोवर्धन दास, और वे भी बताते हैं कि कैसे ये सब हुआ और राज्यपाल ने कैसे भीमा बाबू पर गोलियां चलवाई। ये सब सुन के रानी भारती शौक हो जाती है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर भीमा अपने पर गोली चलाने वाले को क्यों छोड़ेगी। वो रह नहीं पाती और वो सीधा गवर्नर के घर पे चली जाती है।
वहाँ पे श्याम बाबू जो कि गवर्नर के पीए होते हैं उन्हें अंदर जाने के लिए मना करते हैं, लेकिन फिर भी रानी भारती अंदर चली जाती है और राज्यपाल से मिलती है। अब आता है कहानी में असली मजा। यहाँ पे राज्यपाल रानी भारती को सारी बात पहले से बताते हैं। 1995 में पन्ना में पॉलिटिकल बाढ़ आई हुई थी। वहाँ पे दो उम्मीदवार दावेदारी कर रहे थे, एक थी भीमा भारती और दूसरे थे नवीन बाबू। यहाँ पे राज्यपाल अपने आदमी वीरेंद्र ठाकुर को पशुपालन मंत्री बनाना चाहते थे। नवीन उसी वक्त नवीन बाबू के हक में सरकार आई थी। वहाँ पे वो नवीन बाबू को महामहिम अपने घर पे बुलाते हैं और बताते हैं कि तुम पशुपालन मंत्रालय वीरेंद्र ठाकुर को सौंप दो। लेकिन जब नवीन बाबू वहाँ पे मना कर देते हैं, उसी वक्त भीमा भी वहीं पे आ जाते हैं और महामहिम को बताते हैं कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसी वक्त महामहिम उन्हें बताते हैं कि अगर तुम पशुपालन मंत्रालय वीरेंद्र ठाकुर को दे दो तो मैं तुम्हें मंत्री बना दूंगा। भीमा बाबू महामहिम की ये शर्त मंजूर कर देते हैं और आखिर में भीमा की सरकार बन जाती है और उसमें पशुपालन मंत्रालय वीरेंद्र ठाकुर को सौंप दिया जाता है। तो इस तरीके से भीमा भारती सीएम बन जाते हैं। लेकिन आगे चलकर भीमा भारती अपने चाल चलते हैं और भीमा भारती वीरेंद्र ठाकुर को अपने हिस्से से 10%, उसके बाद 20% और उसके बाद 60% मांगते हैं। आगे दिखाते हैं कि रानी ये सब सुन के सोच में पड़ जाती है कि आखिर इन सब में कौन सच्चा है और कौन झूठा। कहानी में हमें आगे दिखाया है राज्यपाल नवीन बाबू से मिलने के लिए जाते हैं और नवीन बाबू को बताते हैं कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वापस से भीमा भारती सीएम बन जाएगा और हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ये सुन के नवीन बाबू को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो सीधा प्रेम कुमार के पास चला जाता है। वहाँ पे जाके वो उन्हें पूछते हैं कि आखिर तुम मुझे भीमा भारती के बारे में कुछ ऐसा बताओ कि हम उसकी सरकार को हिला दें। तभी प्रेम कुमार उसे बताते हैं कि उसने सारा पैसा कहाँ छुपाया है। उसी वक्त नवीन बाबू वहाँ पे रेड पड़वाते हैं। वहाँ पे मिश्रा जी पैसों के साथ रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। ये सब देख के नवीन बाबू वापस असेंबली बुलाने के लिए और रानी भारती को विश्वास मत साबित करने के लिए कहते हैं। कहानी में हमें आगे दिखाया गया है रानी भारती। रानी भारती जो कि भीमा भारती से सवाल जवाब करती है कि आखिर ये सब क्यों हुआ और किसने किया। रानी भारती भीमा भारती से पूछती है कि वीरेंद्र ठाकुर की मौत किस तरीके से हुई, यहाँ तक कि प्रेम बाबू को पशु मंत्रालय किस तरीके से मिला। बाद भीमा भारती उन्हें बताते हैं कि वीरेंद्र ठाकुर मुखिया से मिल गया था। वो जातीय हिंसा शुरू कर गए थे बिहार में। तभी उसे रोकने के लिए शंकर महतो को भीमा भारती ने मुखिया के सामने खड़ा कर दिया था। उस वक्त बिहार में दोनों तरफ से जातीय हिंसा शुरू हो गई थी। एक दिन शंकर महतो ने भीमा के कहने पर वीरेंद्र ठाकुर को मार दिया। उसके बाद भीमा और महामहिम ने मिलकर प्रेम कुमार को मचन बाबा के सामने पशुपालन मंत्री बना दिया। रानी भारती फिर से भीमा भारती से सवाल जवाब करती है और बताती है आखिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं। तभी भीमा भारती उन्हें वापस से अनपढ़ और गंवार कहते हैं और आखिर में भीमा भारती उसे अपना इस्तीफा मांगते हैं। लेकिन तभी रानी भारती उसे बताती है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे और हम कभी भी इस्तीफा नहीं देंगे। अब कहानी में हमें आगे दिखाया गया है कि रानी भारती अपनी पुरानी यादों को याद करती है और खुश होने लगती है। कहानी बहुत ही रोमांचक मोड में आ जाती है। कहानी में हमें आगे दिखाया है कि विधानसभा की बैठक बुलाई जाती है। विधानसभा में नवीन बाबू फिर से रानी सरकार के विरुद्ध में बोलते हैं। वो रानी भारती को भ्रष्ट सरकार और भ्रष्टाचार से पैदा हुई है ये कहते हैं। यहाँ तक कि वो रानी भारती के बारे में बहुत ही गंदी बात बोलते हैं। लेकिन इसके जवाब में रानी भारती जो करती है वो काबिल तारीफ होता है। रानी भारती अपनी सरकार को बचाने के लिए और अपने आप को सही साबित करने के लिए दाना घोटाला में सस्पेक्ट सभी ऑफिसर को पकड़वाती है। यहाँ तक कि वो प्रेम कुमार को भी गिरफ्तार करवाने का आदेश देती है। जब प्रेम कुमार मना कर देते हैं तभी उन्हें विधानसभा में सबके सामने पुलिस ऑफिसर लेके जाते हैं। यहाँ पे खत्म नहीं होता। अब आता है रानी भारती का मास्टर। रानी भारती विधानसभा में सबके सामने भीमा भारती को भी गिरफ्तार करवाने का आदेश देती है। भीमा भारती पूरी विधानसभा के सामने सभा छोड़कर जाते हैं। अब यहाँ पे आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। रानी भारती के पास 13 विधायकों का समर्थन का अभाव होता है। तभी वो नवीन बाबू के 13 विधायकों का समर्थन लेती है और वापस से विश्वास में जीत जाती है और बताती है कि ये होता है असली सीएम। आगे दिखाता है कि कैसे सीएम भारती के सरकार में रानी भारती ने मचान बाबा को भी गिरफ्तार करवाया और कुंवर सिंह की मदद से डीजीपी गौतम ने मुखिया को भी गिरफ्तार कर लिया। सभी तरफ रानी भारती के चर्चे होने लगे कि कैसे एक अनपढ़ गंवार सीएम ने बिहार में अपनी सरकार को बनाकर रखा और सबके मन में रानी भारती की सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ गया था। आगे दिखाता है कि सीएम रानी भारती अपने पति भीमा भारती को मिलने के लिए जेल चली जाती है। वहां पे जाके दोनों में तकरार होती है और आखिर में भीमा भारती बताते हैं कि यहाँ से मैं बहुत ही जल्दी बाहर निकलूंगा, तभी देखेंगे कि बिहार अपनी रानी को चुनती है या फिर अपने साहेब को।
आपको क्या लगता है, भीमा बब्बू छल से छूटेंगे या नहीं, और अगर छूटेंगे तो सीएम कौन बनेगा, रानी भारती या भीमा भारती? जानने के लिए देखते रहिए महारानी सीरीज सीजन 2। तब तक मैं हूँ आपकी दोस्त प्रियांशी और मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक स्टे ट्यून विथ मी।